सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं आपके साथ, अभी बहुत सारे बच्चों ने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज बुलाई थी आईसीएआई से और उन्होंने अपने कॉपीज बुलाई एंड कॉपीज बुलाने के बाद जो उनको मार्क्स मिले उसमें एक शॉकिंग रिविलेशन हुआ। क्या कि उनको मार्क्स कम मिले गए और उनको ग्रेस मार्क करके ऐड करके मार्क्स मिले। ये बहुत सारे, ये ऑलमोस्ट हर एक कॉपीज में मुझे देखने मिला लॉ के। अब डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन, कभी कभार जिस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क दिए गए हो सकता है वो बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है तो उसको ग्रेस नंबर नहीं मिले होंगे, ठीक है ना। पर बहुत से पेपर में ग्रेस नंबर मिले हुए हैं। मैं भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं 3 सर्टिफाइड कॉपीज लाया हूं बेटा। एक कॉपी में 29 मार्क्स है, एक कॉपी में 39 मार्क्स है और एक कॉपी में 65 मार्क्स है। जो उसके मेन पेपर में जब आया तो उसको 68 नंबर मिले हैं, इसको 35 नंबर थे और जो इसका रिजल्ट आया तो 39 दिखा और एक को 29 नंबर है और उसको 29 रिजल्ट के अंदर दिखा हुआ है, ठीक है ना। यस, तो मैं तीनों की कॉपीज लाया हूं। अब बच्चे तो तीनों पढ़े हुए हैं, अब तीनों हमसे ही लॉ पढ़े हुए हैं, तीनों ने हमको ही कॉपीज भेजी है। तो ऐसे केस में आखिर इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस था जिसके कारण इतनी रेंज आई है, आप समझ रहे हैं। एक 29 है, एक 39 है, एक 65 है। तो मैं उसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो सभी बच्चों के लिए जिनका सीए फाउंडेशन का एग्जाम है लॉ का, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर से सेंड कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप्स के अंदर। जो भी सीए फाउंडेशन ग्रुप में आप हैं जरूर से इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो बेटा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस देता है और ऐसी अच्छी अच्छी शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है, राइट। यस, चलो। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये देखिए, ये है स्टूडेंट नंबर 1 जिसके मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 65 भले आपको नजर आ रहे हैं, बट उसका जब रिजल्ट आया था तो उसको रिजल्ट में 68 नजर आए थे, ठीक है। ये क्यों? ड्यू टू ग्रेस नंबर होता है। ओके। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 को 29 मार्क्स है, 29.5 मार्क्स है, 29 20 30 उसके पेपर में आए थे, मतलब मेन रिजल्ट में। और एक है मेरे पास 35.5 और इनके मेन रिजल्ट में 39 मार्क्स नजर आए थे, ठीक है। मतलब 39 मार्क्स इन्हें मिले गए हैं। एक्चुअल में 35.5 है बट ग्रेस ऐड करके 39 मार्क्स उन्हें दिए गए हैं, ठीक है। और ये हमारा पेपर। सबसे पहली बात तो इस बार का पेपर बड़ा ही अजीब सा पैटर्न की ऐसी तैसी कर डाली इंस्टीट्यूट ने। हर बार जो पैटर्न में पूछते थे उस पैटर्न में नहीं पूछा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट को कोच रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन लेवल पर इन्होंने पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहिए। फाइनल और इंटर लेवल पे समझ में आता है, बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है, बट फाउंडेशन लेवल पर अगर आप पैटर्न को चेंज कर रहे हो तो आई एम रियली आईसीआई। मैं हर बार साइड आप ही की लेता हूं, बट इस बार मैं आपके साइड में नहीं रहूंगा। मैं इस बार कहूंगा कि आप डेफिनेटली गलत है। इसलिए गलत है आप क्योंकि आपने अगर बच्चों को, फाउंडेशन का बच्चा छोटे लेवल का बच्चा है, उसको उतना आइडिया नहीं होता, ये फर्स्ट लेवल की एंट्री वाली एग्जाम होती है, तो डेफिनेटली वो एक पैटर्न को एक्सपेक्ट करता है आपसे। अब जितनी भी नीट की एग्जाम्स होती है, बाकी एग्जाम्स होती है नेशनल लेवल पर, उन सभी में पैटर्न बताया होता है कि 2 मार्क के एमसीक्यू, 1 मार्क के एमसीक्यू क्या रहेगा, कितने 4 मार्क के रहेंगे, एक कटेगा क्या कटेगा, ये सब कुछ फिक्स होता है। तो पैटर्न एटलीस्ट आप फिक्स रखिए, बाकी क्वेश्चन में क्या खेलना है ये आपकी चॉइस है। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी ठीक नहीं लगी फाउंडेशन लेवल पे कि 26-27 क्वेश्चन आप दे रहे हो फाउंडेशन वाले बच्चे को, अचानक से पैटर्न चेंज करके। अच्छा चलो आपको चेंज करना है कर लो, एमटीपी में कम से कम दे दो, आप ही कंडक्ट करते हो एमटीपी, उसमें बता दो। एक आधा पेपर दे दिया तो एटलीस्ट हम लोग इसमें तो रहे कि नहीं नहीं ठीक है इंस्टीट्यूट ऐसा भी कर सकती है करके, है ना। यस, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। बाकी ठीक है, बाकी पेपर वगैरह आपने ग्रेस नंबर दिया है वो सब तो वंडरफुल, मतलब हम तो मतलब ठीक ही है ना। यस, अब देखो क्या, अब मैं एक एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए मिस्टर एल करके एक व्यक्ति है जिसने अपना घर दिया था 50,000 रुपए प्रति महीने से एम को 1 साल के लिए रेंट के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करेगा? एल पे करेगा, मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो पे करेगा, ठीक है। अब 5 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कट करने आ गया था। अब यहाँ पे एम ने क्या कर दिया? पे कर दिया 50,000 विद पेनल्टी, सब कुछ पे किया।
तो क्या एल यहाँ पे 50,000 रुपए पे करेगा क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल। क्यों? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का ये सवाल पूछा गया था 3 नंबर के लिए। आपको प्रोविजन लिखना था कि पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, अगर कोई और पर्सन पेमेंट देता है तो आप बिल्कुल रिकवर कर सकते हो एज पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 68 को कोट कर देना था और कंक्लूजन में लिखना था कि यस मिस्टर एम एल से रिकवर कर सकता है। बराबर, ये इसका आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा बच्चों ने क्या क्या आंसर लिखा है। चलो सबसे पहले मैं चलता हूं वो बच्चे के पास जिसके 68 नंबर आए हैं। तो भाई साहब इन्होंने क्वेश्चन 1 कहा लिखा है? सर पहला ही लिखाऊंगा ना? नहीं बेटा पहला लिखाऊंगा, ये तो मुझे भी ये रहता ना। हाँ ये देखो ये रहा, 17वें पेज पे इन्होंने पहला क्वेश्चन लिखा है। देखो एक्ट एप्लीकेबल, जैसा मैं आपको बताता हूँ, आपको राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर कई बार बताया, एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजन, कंक्लूजन, ये 3 फॉर्म में इन्होंने लिखना है। दिमाग लगाया, फैक्ट्स ऑफ द केस को अलग से नहीं लिखा। क्यों? 3 मार्क का सवाल था। कई बार मैं आंसर लिखवाते वक्त बोलता हूँ कम नंबर का सवाल है, फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखने का, सीधा कंक्लूजन लिखने का। आजकल तो मैं कंक्लूजन के अंदर ही मिक्स करवा के आपको आंसर लिखवाता हूँ। ठीक है, देखिए बराबर। अब प्रोविजन देखो कितना सटीक लिखा, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, if a person who is interested in the payment on the behalf of another person who is legally bound to pay the same, the person who was legally bound must reimburse the person to who have paid the money on his behalf। एकदम परफेक्ट प्रोविजन, एकदम जबरदस्त प्रोविजन है। कंक्लूजन लिख दिया, 3 में से 3 नंबर भाई को मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं 3 मार्क का सवाल है, 3 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। लोग बोलते हैं लॉ में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन लिखने पर मार्क्स मिलते हैं, सेक्शन कोट नहीं किया है फिर भी नंबर मिले। मैं टेस्ट लेता हूं तो मैं आधा नंबर जानबूझ के कटवाता हूं आपका। देखो आईसीआई ने कट नहीं किया है सेक्शन के मार्क्स, इससे पहली चीज समझ में आती है आईसीआई सेक्शन के मार्क्स कट नहीं करता है, ये पहली चीज। दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, आंसर आपको पूरे मिलेंगे क्या मार्क्स? बिल्कुल बिल्कुल पूरे मिलेंगे। फालतू का बीकॉम गिरी करोगे मार्क्स कटेंगे आपके। देखिए क्या, अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे इस पेपर के ऊपर जिन्हें जिस बच्चे को 29 नंबर मिले हैं। ठीक है, चलिए सर अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्वियस सी बात है मैं बच्चे की डिटेल्स तो आपको डिक्लेयर नहीं करूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे फर्स्ट पार्ट इनका नजर नहीं आ रहा है, शायद इन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं लिखे हो करके ऐसा। अच्छा लिखा है, ठीक है लिखा है यहाँ पे, नहीं नहीं लिखा है, फर्स्ट पार्ट स्किप कर दिया इन्होंने। ओके ठीक है ये भी। अब मैं आ जाता हूँ 39 मार्क्स वाले मार्कशीट के ऊपर, या सॉरी अपने आंसर शीट के ऊपर। ठीक है, आओ ये क्वेश्चन 1 ही दिख रहा है यहाँ पे शायद। हाँ देखिए पहला 1A, देखो इनको एक ही नंबर मिला है। अब क्यों, आइए देखते हैं। एक्ट एप्लीकेबल लिख दिया, प्रोविजन देखो, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ओनर इफ बेनिफिशियरी पेड एनी अमाउंट इज एंटाइटल टू बी रिम्बर्स। मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल शब्द गलत है अपने आप में, प्रिंसिपल एजेंट चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, तो मिलना चाहिए क्या? 0। बराबर सही दिया है ऐसी है ना? यस। कंक्लूजन इन्होंने सही लिखा, कंक्लूजन सही लिखा, इसलिए इनको स्टेप मार्किंग में 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर यहाँ पे मिला। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, 1 लाइनर क्यों ना लिखाओ, आपको पूरे नंबर आईसीआई देंगी। अगर आप अननेसेसरी फालतू कुछ भी लिख के आएंगे आपको आईसीआई नंबर नहीं देंगी। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है इनका रिवीजन नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है और इनको कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो पाया। देखो कंक्लूजन लिखा मतलब इनको कहीं ना कहीं ये पता था कि आंसर क्या होने वाला है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनको कंसेप्ट आता था, इनका रिवीजन नहीं हुआ है, इनका प्रोविजन रिकॉल नहीं हो पाया। आप ये बच्चे को भी देखोगे तो एग्जैक्ट वर्ड में नहीं लिखा है उसने, लेकिन बराबर जो शब्द आने चाहिए थे ना वो बराबर डाला उसने वहां पे। तो देखो 3 में से 3 नंबर मिले। मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखोगे, लेकिन आप अगर कीवर्ड्स भी डाल दोगे तो आपको क्या मार्क्स मिलेंगे? क्या 100% मिलेंगे। कुछ भी लिखोगे मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। चलूंगा मैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या, 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आ जाए। देखो मिस्टर ए ने ऑफर किया टू सेल 25 चेयर्स टू बी 1500 पर चेयर ऑन 12/2। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं 15/2 तक ऑफर को ओपन रखूंगा, लेकिन 13/2 को उसने सी को 1700 पर चेयर पर बेच दिया, बी को बिना बताए। अब देखो यहाँ पे बी ने कम्युनिकेट किया अपना ऑफर कब? 14/2 को, लेकिन उससे पहले ही रिवोक हो चुका था। मैंने एग्री किया था कि मैं ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा एक डेफिनाइट पीरियड के लिए, बट उससे पहले ही मैं अगर रिवोक कर दूं तो यहाँ पे रिवोकेशन वैलिड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे ऑफर का एक्सेप्टेंस कब दे रहा है? 14/2 को दे रहा है। मैं 13/2 को ही कैंसिल कर दिया तो रिवोकेशन वैलिड होता है क्या? बिल्कुल वैलिड होता है। ठीक है ओके सर। अब देखो क्या, अब आता हूं मैं किसके ऊपर, ये थर्ड पोर्शन है मेरे हिसाब से, है ना? यस ये थर्ड नहीं, ये सेकंड ही आंसर लिखा है, बराबर है ऐसा सेकंड। ठीक है, अब देखो प्रोविजन क्या डाला है, ऑफर में मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, नहीं गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए।
ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड या कम्युनिकेटेड एट रीजनेबल टाइम या प्रिस्क्राइब मैनर, ये भी गलत पॉइंट है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में लिखना था और रिवोकेशन के बारे में लिखना था, ये गलत लिखा है। अब इन्होंने जो कंक्लूजन है बेटा, यहाँ पे कंक्लूजन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाल दिया इन द गिवन केस बी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस बट इफ बी हैज कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर विद इन रीजनेबल टाइम देन ही वुड। अब देखो ये पहला वाला कंक्लूजन सही लिख दिया कि कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, इसलिए आधा नंबर मिल गया, आधा नंबर फिर भी दिया आईसीआई ने। अरे भाई साहब समझे क्या, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, जो बोलता है नहीं मिलते देख लो नंबर मिलते हैं। दूसरा कंक्लूजन गलत लिखा, इसलिए सीधी सी बात है बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, गलत नहीं है उसके अंदर। अब देखो सेकंड, अब यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट का ए का सेकंड पार्ट इन्होंने किया है, क्या किया है, जहां पे देखो इन्होंने क्या किया, ऑफर रिमेन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसे ओपन ऑफर बताया। फिर बोला विद इन द टाइम मेंशन, अगर नो टाइम इज मेंशन तो रीजनेबल टाइम के अंदर करो। फिर बोला कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ सो दैट इट इज आउट ऑफ द पावर, ये बताया, ठीक है। मेरे हिसाब से तो वैसे सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में और रिवोकेशन के बारे में बताना था, ठीक है। अब इन्होंने कुछ कुछ और आगे चीजें बताई और सीधी सी बात है वो सही नहीं था। इन्होंने बोला यहाँ पे कैन क्लेम डैमेजेस, अब कैन क्लेम डैमेजेस डाला तो वैसे ही कंक्लूजन गलत हो गया, इसलिए 0 नंबर मिल गया। क्या, यस सर 0 नंबर मिल गया। ये सिर्फ इतना लिख देते कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, मतलब कहीं ना कहीं एप्लीकेबिलिटी ये बता देते, मुझे कंसेप्ट पता है, एग्जैक्ट वर्डिंग में नहीं आ रहा, आधा या 1 नंबर मिल सकता था, ओके। अब मैं चलता हूं वो कॉपी के ऊपर जिन्होंने 29 पॉइंट कितना 30 मार्क्स मिले, ऐसा समझो। 1A का 2 कहा गया है, हाँ ये रहा, देखो इनको यहाँ पे 1.5 नंबर मिला है, क्या मिला है बोलो जल्दी से, 1.5 मार्क्स मिला है। कितने मार्क का था, 2 मार्क का था ना मेरे हिसाब से, है ना, देखो हाँ 2 नंबर का था, उसमें से 1.5 इन्होंने मिला है। अब देखो कैसे, सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 डाला, सेक्शन कोट कर दिया इन्होंने, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में बताया, ठीक है। दूसरा देखो, अब इन्होंने रिवोकेशन नहीं लिखा, रिवोकेशन का अगर ये लिख देते ना, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में इनको 0.5 भी मिल जाता है, यहाँ पे वो नहीं लिखे इन्होंने। फिर अगला, या वो ऑफर मतलब डेफिनेट समय के लिए ओपन है, उसके पहले भी कैंसिल किया जा सकता है, वो चीज नहीं लिखे इन्होंने। अगर शायद वो चीज लिख देते तो मैं क्या कहता, मैं कहता कि यहाँ पे आपका आंसर सही बनता, क्या, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर सही बन जाता, क्या बन जाता बोलो, आपका आंसर सही बन जाता, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस लेगा, फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंस्टेंट केस में डैमेजेस को क्लेम नहीं किया जा सकता, और वो चीजें बताए जहां पे इनको नंबर मिला है, बराबर बराबर मार्क्स देते हुए चले, तो आप देख लो 1.5 मिले। ये भी लिख देते डेफिनेट ऑफर वाला, डेफिनेट समय के लिए होल्ड करने के लिए एग्री किया है, फिर भी कैंसिल कर सकते, पक्का 2 में से 2 मिल जाते, ठीक है। कौन से बताइए मुझे जल्दी से, जिसको 30 नंबर मिले उनका बिल्कुल सही हुआ है ये वाला आंसर। स्टेप मार्किंग भी अपन ने देख लिया, सब कुछ अपन ने देख लिया, ओके। अगला नेक्स्ट तीसरा, मिस्टर ए वॉज रनिंग एन ऑर्फनेज, उसके फ्रेंड है बेटा मिस्टर एस जो एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, जिन्होंने एग्री किया 2 लाख रुपए ट्रीटमेंट के लिए दूंगा कैंसर के लिए, इमरजेंसी में ए ने 1.5 लाख रुपए खर्च दिए चाइल्ड के लिए। अब एस रिफ्यूज कर रहा है कि मैं पे नहीं करूंगा, बट मुझे एक बात बताइए, अगर कोई प्रॉमिस किया गया है बेटा, कोई अगर प्रॉमिस किया गया है और उसके बेसिस पर अगर मैं खर्चा करूं, उसके बेसिस पर अगर मैं खर्चा करूं, तो ऐसे केस के अंदर एक बात बताएंगे, क्या ये वैलिड होता है, क्या, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड। क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा क्या पैसा, बिल्कुल रिकवर कर पाऊंगा। आ जाओ इस स्टूडेंट के ऊपर चलते हैं, तीसरे नंबर का यहाँ पे सवाल आता है जो इन्होंने नहीं लिखा है ना, देखिए मतलब उन्होंने 65 नंबर स्कोर किया, मैंने जब इनसे बात किया तो इनका कहना था सर मैंने है ना, मुझे 68 नंबर मिले बट मैंने 75 80 का सॉल्व किया था, उसमें से मुझे इतने नंबर मिल गए, बताओ मुझे सही लिखा है, तब तभी चीजें बनी है बेटा। अगला फर्स्ट ए का थर्ड पार्ट है क्या, फर्स्ट का कौन सा है, ये थर्ड पार्ट है, हाँ ए का 2 हुआ, नहीं थर्ड पार्ट मुझे नहीं नजर आ रहा है, यहां पे देखता हूं थर्ड पार्ट है क्या, हाँ देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट दे रखा है, एक्ट एप्लीकेबल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ एनी डन पार्टी आफ्टर द प्रॉमिस ऑफ अनदर पार्टी द मूवेबल एंटाइटल टू पे एक्सपेंसेस, नहीं क्वांटम मेरिट, नहीं क्वांटम मेरिट की तो बात ही नहीं थी बेटा यहाँ पे, मतलब क्वांटम मेरिट तो था ही नहीं, ये तो चैरिटी वाला पॉइंट था, विदाउट कंसिडरेशन में भी अगर प्रॉमिस टू गिव चैरिटी हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहने वाला है करके, है ना, तो इसलिए यहाँ पे इनको पक्के से क्या मिला होगा, देखिए 1A3। अब देखो कंक्लूजन सही लिखने पर मार्क्स दे दिए, देखिए क्या यहाँ पे 2 लाख 1.5 लाख ही देंगे। अब देखो मिस्टर ए 1.5 लाख क्लेम कर सकता है क्योंकि इनका कंक्लूजन सही हुआ,
माना ऊपर आपने प्रोविजन गलत कर दिया पर कंक्लूजन सही लिखा, मतलब आपको कंसेप्ट आता है, ऐसा अज्यूम किया आईसीआई ने, और देखो एक नंबर दे दिया बेटा, एक नंबर दे दिया इन्होंने, लिटरली कंक्लूजन के ऊपर एक नंबर दे दिया है। यहाँ पे आपके सामने शीट है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने शीट है। मैं जब आपको क्लास में बताता हूँ ये चीजें कि कंक्लूजन भी लिख के आए तो नंबर मिलते हैं, आप बोलते हैं हाँ कुछ भी बात करते सर, देखो आपके सामने है बेटा। यहाँ पे कंक्लूजन लिखने पर भी स्टेप मार्किंग होके आपको देखो लिखा भी है 1A3 स्टेप 2, उसके एक नंबर आपको दे दिए। समझ आए क्या? यस, ओके। अगला, मतलब इससे क्या समझा, स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स होते हैं। अगला, अब देखो क्या, अब बात करेंगे, कमल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, और उसका ब्रदर है बेटा सुधाकर, है ना। अब वो सुधाकर को रिप्लेस करना चाहता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो रॉबर्ट से कर सकता है क्या और दिनकर से कर सकता है क्या, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। 4 नंबर का सवाल है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, देखो B1 को अच्छे से, पहले मैं आता हूं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने एक्ट एप्लीकेबल लिखा, कंपनीज एक्ट का, फिर पूरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। क्या पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया कि 1% कंपनी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारे बातों को यहाँ पे इन्होंने बताया। फिर उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, बट कंक्लूजन के अंदर इन्होंने एक ही कंक्लूजन ड्रॉ किया, दूसरा वाला कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया, इसलिए इनको 3 नंबर मिला है और 1 नंबर नहीं मिला। और इन्होंने प्रोविजन के अंदर भी गड़बड़ की है, उसके कारण इनका आधा नंबर वहां कट हुआ है और आधा नंबर यहाँ पे कट हुआ है। यहाँ पे और आधा क्यों मिल सकता था, क्योंकि एक ही कंक्लूजन लिखा, दूसरा देखो सवाल कितने पूछे गए, सवाल यहाँ पे 2 पूछे थे ना, रॉबर्ट और दिनकर के बारे में, पर इन्होंने एक ही लिखा। इन्होंने क्या किया, एक ही लिखा, इसलिए, समझ रहे क्या बात को, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हुई है। एक ही नहीं, जब आपको 2 दिए गए तो आपने 2 अलग अलग कंक्लूजन देना था क्या, बिल्कुल देना था, वहां आधा नंबर काटा, और एक प्रोविजन के अंदर इन्होंने गड़बड़ की, उसका आधा नंबर काटा, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूं यहाँ पे, देखिए इन्होंने ओपीसी के बारे में बताया है यहाँ पे, ठीक है, और फिर कंक्लूजन के बारे में इन्होंने यहाँ पे स्टेट किया, ठीक है ना, कंक्लूजन के बारे में स्टेट किया, बट कंक्लूजन के बारे में इन्होंने एक कंक्लूजन सही लिखा और एक कंक्लूजन गलत लिखा, इसके कारण इनका नंबर कटा है, और प्रोविजन भी आधे अधूरे डाले हैं, वहां पे मार्क्स कटे, इसलिए 2 ही नंबर दिया है, 2 नंबर मिलेंगे जो सही सही लिखा है उसके, और 2 नंबर नहीं मिले। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट वाले कॉपी के ऊपर। अब देखो क्या, अगला वाला कॉपी यहाँ पे बोला गया है कि सर कौन कौन नॉमिनी बन सकता है, कंडीशन क्या है करके उसके बारे में डाला गया है। फिर इसके अलावा ये सब चीजें आती है, और फिर कंक्लूजन यहाँ पे दोनों अलग अलग डाल के रखे, बट गड़बड़ क्या की है इन्होंने, गड़बड़ इन्होंने ये की है, एक कंक्लूजन सही है एक कंक्लूजन गलत लिखा हुआ है, इसलिए 3 नंबर दिया है, और 1 मार्क कंक्लूजन का काटा, क्योंकि उसका प्रोविजन भी इन्होंने गलत लिखा है एक जगह, है ना। प्रोविजन भी जैसे ये वाली चीजें, मेजर साउंड माइंड, ये सब थोड़ा सा है नहीं ना कहीं, तो वो सब चीजें डाल के रख दिए बेटा, जिसकी जरूरत नहीं थी, उसके कारण ये मार्क्स काटे गए। बाकी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आंसर का प्रेजेंटेशन सही है, 4 में से 3 नंबर भी इज अ वेरी गुड स्कोर वैसे, ठीक है। आओ अब अगला, अब देखो क्या नेक्स्ट, सर XYZ वॉज इनकॉर्पोरेटेड फॉर होल्डिंग पेटेंट अ न्यू प्रोडक्ट वगैरह, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात किया, तो कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह चालू कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 years, मीनवाइल द टाइमली इंस्टॉलेशन प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी विद डाउन पेमेंट ऑफ 1 करोड़। अब देखो, अब सुनना, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, कहा गया ये आंसर 1AC है क्या, नहीं 1 का 2 है ये, 1B2, एक तो इतने सारे सबसेक्शन है, खो गए बेटा अपन वहां पे। हाँ देखो यहाँ पे, एक्ट एप्लीकेबल, डॉर्मेंट कंपनी को एक्सप्लेन किया, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन किया बेटा, और कंक्लूजन ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है ना, कंक्लूजन ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो इन्होंने कंक्लूजन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, है ना, मे बी टर्म्ड या गेट अ स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, ये सही डाला है तो उसका 1 नंबर इनको मिल गया, लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने ऊपर कुछ तो भी गड़बड़ कर दी, एक ही नंबर मिला कंक्लूजन के अंदर। देखो, hold on for new product, the company is expecting to start commercial production within next 2 years, in the meanwhile timely installment, here XYZ will be termed or get a status of dormant company, तो इनको 1 नंबर दिया है, एक नहीं दिया है, मुझे लगता है एक और देना चाहिए था वैसे यहाँ पे, है ना, पर शायद इन्होंने एक्सप्लेन करने में कुछ गड़बड़ की होंगी, ठीक है। अब देखो, अब कहा गया, हाँ ये देखो, इसको मिला है पूरा के पूरा 3 में से 3 मिला है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे पूरा 3 में से 3 मिला है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इज्जत से डॉर्मेंट कंपनी को एक्सप्लेन किया, फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के चारों पॉइंट को इज्जत से एक्सप्लेन किया, देखो डॉर्मेंट और इसके लिखने पर, ये लिखने पर इसको 2 नंबर मिले हैं, कितना मिले, 2 नंबर मिले, और कंक्लूजन क्या डाला है देखो, कैन नॉट एक्वायर द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी
सिंस मेक द डाउन पेमेंट ऑफ 1 करोड़ फॉर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड यहाँ पे डाल रखा है। तो ये बिल्कुल स्टेटस सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ पे इनको क्या मिले? यहाँ पे इनको 3 में से 3 मिले। समझ रहे हैं क्या बात को? कैनॉट एक्वायर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, यहाँ पे क्लियर कट बोल रखा है। ये मैंने आई थिंक सो अपन ने डिस्कस भी किया था जिस दिन अपना एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम का पेपर था उसके अंदर डिस्कस भी किया। तो उसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि सर वो असेट को होल्ड करने के लिए, बेटा असेट को होल्ड कर, अगर होल्ड कर रही है पहले से एक्वायर्ड असेट तो वो लेना चाहती है तो ठीक है, पर यहाँ पे वो डाउन पेमेंट कर रही है ना, तो नहीं कर सकती। फिर वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आ जाता है और वो डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकता। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। वो डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकता, इस बात का ध्यान रखना। डन है क्या? क्या सारे लोगों को ये बात एकदम बढ़िया से डन है क्या? फटाफट बताओ जल्दी से, क्विकली 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 बोलेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलूंगा मैं। अगला पॉइंट देखो 1C। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं, और एक्सपेल्शन इफ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल। क्या एक्सपेल्शन नल एंड वॉइड होता है क्या? तो उसमें आपको एक्सपेल्शन की लिमिट डालना था, 3 लिमिट, और उस 3 में गुड फेथ की और 3 लिमिट आती है, ऐसा आपको डालना था। और इसके अलावा अगर पार्टनर इज एक्सपेल विल बी सीज टू बी लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द डम आफ्टर एक्सपेल्शन। तो वही था कि पब्लिक नोटिस दे दो, सेम एज रिटायरमेंट जैसा कंसेप्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, देखो तो एक्सपल्शन के पॉइंट्स लिखेंगे। क्या? पहला मेजोरिटी से हो, दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, तीसरा गुड फेथ में हो। तीसरा क्या हो? बोलो गुड फेथ में हो। ठीक है, और गुड फेथ में, और 3 पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं, और 3 पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर, बराबर है क्या? अरे बोलो ना। तो 4 में से 3 नंबर मिल गए क्या? देखो सर 4 में से 3 नंबर यहाँ पे मिल चुके हैं, बराबर है, एकदम परफेक्ट है सर। अगला देखो क्या, अगला अगला अगला। अब देखो पार्टनर के लिए वो एक्सपेल्शन वाली बात की जा रही है। तो पार्टनर जो एक्सपेल वो बिल्कुल कर सकता है आफ्टर पब्लिक नोटिस इज गिवन। क्या दिया जा रहा है? बोलो आफ्टर पब्लिक नोटिस इज गिवन। अब यहाँ पे इसको है ना केवल और केवल आधा नंबर दिया है। अब मुझे समझा नहीं कि ये लोग क्या इससे एक्सपेक्ट, इतना ही है मेरे हिसाब से कि पब्लिक नोटिस दिए तो उसके बाद लायबल। शायद ये लिख सकते थे कि अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो लायबल रहेगा सेम एज अ रिटायरमेंट करके। मतलब मुझे इसका समझा नहीं, ये लॉजिक मुझे नहीं समझा कि अभी तक तो मार्किंग सही चल रही थी, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने मार्किंग यहाँ पे नहीं दी है। और ऐसा भी नहीं है कुछ इनडायरेक्ट सवाल है बेटा, इनडायरेक्ट में कंक्लूजन लिखना होता है, डायरेक्ट सा सवाल है, फिर क्यों यहाँ पे मार्क्स काटे? ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ, बट ठीक है इन्होंने नंबर नहीं दिए, मुझे इसका आइडिया नहीं। अभी अपन दूसरे आंसर्स को चेक करेंगे तो शायद अपने को पता चल जाए। ठीक है, आओ एक्सपल्शन है क्या? एक्सपल्शन है क्या? है क्या? है क्या? हाँ ये देखो एक्सपल्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत की जा रही है। इनको 4 में से 4 यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने एक्सपल्शन के 3 पॉइंट्स लिखे और उसके अंदर के और 3 पॉइंट लिखे। अब देखो हाँ ये कंक्लूजन लिखने पर है ना, इसके अलावा अगर पार्टनर ने, समझ रहे क्या, इसके अलावा अगर किसी को एक्सपेल किया तो नल एंड वॉइड माना जाएगा। ये था रीजन। मतलब सर आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, जो एक क्वेश्चन में बात की गई है ना कि पार्टनर अदरवाइज एक्सपेल कब वॉइड होता है, तो आपने कंक्लूजन लिख के आना चाहिए। कंक्लूजन इज वेरी मस्ट। क्या कहा मैंने? बोलो कंक्लूजन इज वेरी मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है कंक्लूजन। इससे ये बात समझ में आई, जो इन्होंने क्वेश्चन में टैगलाइन दे रखी है वो क्वेश्चन टैगलाइन को यहाँ पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? यस सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है और आप देखेंगे कोई भी चीज स्किप नहीं की है। यार मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ये सही में बहुत लेंदी पेपर था। मतलब 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। आप आईसीआई का जो पेपर सेटर है उनको बैठा दो, वो भी 80 मार्क का ही पेपर सॉल्व करके आएंगे, उससे ज्यादा का नहीं कर पाएंगे। इतने लंबे चौड़े आपको आंसर लिखना है और आप उसके लिए 4 नंबर दे रहे हो। ये कम से कम 6 नंबर का सवाल बनता है बेटा, नहीं 6 नंबर तो 5 नंबर का सवाल बनता है। मतलब आज एक एक मार्क्स की कीमत थी इसके अंदर, ये पेपर के अंदर। अगला देखो, अगले में वैसे इनको भी 0 ही मिला है, पर इन्होंने कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिख दिया है थोड़ा सा, है ना? यस, पब्लिक नोटिस कुछ भी नहीं डाला है, वो डाला था इसलिए उसको नंबर मिले थे। अब ये भी देख लेते हैं 12 का सी पार्ट। ये सी था क्या? हाँ सी था। देखो हाँ, ये कंक्लूजन लिखने के इनको मार्क्स मिले हैं और ऊपर इन्होंने कुछ कुछ जो लिखा है प्रोविजन उसके मार्क्स मिले। ठीक है, ये पढ़ने जैसा नहीं लग रहा है मुझे। और यहाँ पे भी ये बोल सकते हैं कि एक्सपेल पार्टनर
फॉर्म आफ्टर एक्सपल्शन वो लायबल होते हैं। पब्लिक नोटिस जैसा मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ, अगर वो डाल देते कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक, तो इनको शायद और नंबर मिल जाते, एक नंबर मिल जाता। बट मुझे अभी भी तीनों पेपर में नहीं समझा कि और एक नंबर का ऐसा क्या लिखना था करके, है ना। और ऐसा क्या लिखना था ये मुझे समझ नहीं आया इसके अंदर। पर ठीक है, पर ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ पा रहे हो क्या, तीनों पेपर देखने से अपन ने क्या समझा सर? अपन ने समझा कि आपको लिखना उतना ही है जितना जरूरी है। राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दूसरा, सेक्शन नंबर जरूरी नहीं है। तीसरा, कंक्लूजन मस्ट है। पैटर्न फॉलो करो, पैटर्न फॉलो करो। फिर आपको स्टेप वाइज मार्क मिलता है क्या? यस सर। तीसरा, लॉ के कीवर्ड्स आपने लिखना है, लॉ के कीवर्ड्स आपने लिखना है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ये सारी चीजें करते हुए चलोगे ना, तब जाके बेटा क्या होता है, तब जाके आपके नंबर निकलते हैं, है ना। इतनी चीजें अपन ने अभी तक देखा इसके अंदर। क्या सभी लोगों को ये बातें एकदम क्लियर क्लियर? मुझे बताइए, है ना। यस, क्या मैं आगे बढ़ूं? सारे लोग अब ध्यान देना, अब जो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सुनो, अब देखो क्या, अब हम लोग चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। सर यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। हाँ, क्वांटिटी, रॉन्ग क्वांटिटी, और उसके ऊपर ये सवाल है, ये भी 4 नंबर का है, जबकि ये होना चाहिए था ज्यादा नंबर का, बट ये भी कम नंबर के लिए दे रखा है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है, जहाँ पे क्या बोला गया है वो अलग अलग चीज है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, जो थोड़ा सा मतलब जिसने पेपर को पूरा पढ़ लिया होगा पहले 15 मिनट में ना, उसने पक्के से क्वेश्चन नंबर 2 को लीव कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे समझने के लिए, और इसके आंसर भी जम के लेंदी थे। सारे के सारे आंसर्स, ऐसा नहीं एक दो, पूरे के पूरे जितने भी सब चीजें भी आ रही थी ना इनके, सब क्लॉसेस में भी धनाधन बेटा, ना धनाधन लंबे लंबे आंसर। जैसे पहला वाला अच्छा खासा 3 4 2 3 सेक्शंस आपको लिख के इसके आंसर बनाना है, 4 मार्क के लिए जस्टिफाई नहीं करता है। तो खास बात बताओ, इसमें से एक जन ने तो सॉल्व किया बट पहला वाला फिर गायब कर दिया, लेकिन बाकी दोनों बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिया। इनफैक्ट मेरी भी जब बच्चों से बात हुई थी तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 को ही लीव किया था, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने। तो मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन का भी कंपैरिजन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 को कंपेयर करते। आई थिंक सो सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है इनमें से, है ना। जस्ट लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 3। या चलो आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 3, और इन्होंने भी किया है शायद। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 इनका, और ये रहा इनका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए आ जाओ, तीनों के क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे। ध्यान दो यहाँ पे। राम श्याम आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। गोपाल एक बिजनेसमैन है जो कॉमन फ्रेंड है, उसने सुंदर को इंट्रोड्यूस किया, और बेसिकली ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है कि एक व्यक्ति जो आपका मैनेजर था या कोई व्यक्ति जो आपका पार्टनर नहीं था उसको आपने एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कराए, और मतलब सामने वाले ने आपको क्रेडिट सप्लाई कर दिया। तो उसके ऊपर ये आंसर लिखना था। चलिए थर्ड का यहाँ पे देखेंगे, थर्ड ए का पहला पॉइंट ये मेरे को सही लगता है एकदम, है ना, कि देखो क्या बीच में आंसर लिखा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जामिनर को। एक्ट एप्लीकेबल इज्जत से डाला, सेक्शन वेक्शन फालतू डालने की जरूरत नहीं, जब अपने को पता है, अगर अपने कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल नहीं डालने का। देखो अब, और इन्होंने अंडरलाइन भी करते हुए चले। एक और चीज आप देख रहे हो क्या, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, हर जगह अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं। ये अपने राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस के अंदर मैं हर बार बताता हूँ, बट वो ये यार फॉलो कर लेते हैं तो नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, नहीं भी करते तो ऐसा नहीं है मार्क्स नहीं मिलते, बट आपके प्रेजेंटेशन बेटर होता है और कुछ नहीं। देखो, व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ या नोइंगली परमिट्स, ये मतलब पूरी डेफिनेशन डाले इन्होंने पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट के बारे में, और उसके कंक्लूजन को लिखा, और उसके कंक्लूजन को लिखा। 3 में से अगर आप देखोगे, 3 में से फिर भी यहाँ पे कितना दिया गया, फिर भी यहाँ पे 1.5 ही मार्क्स दिए गए, है ना। 3 में से 1.5 ही मार्क्स यहाँ पे दिए गए। आप देखो यहाँ पे, अब सवाल बनता है क्यों ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने प्रोविजन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ किए और कंक्लूजन के अंदर भी गड़बड़ किए इन्होंने। कंक्लूजन के अंदर देखो क्या बोला गया था, अगर फेल टू पे लाइबिलिटी तो टुवर्ड्स बोथ, तो एडवाइस गोपाल क्या वो सुंदर एंड माधव के, मतलब ही इज लायबल टू सुंदर एंड माधव फॉर द अफोरसेड लाइबिलिटी।
तो अब ऐसे इसमें क्या हुआ कि वो इन्होंने एक ही जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन लिखा। देखो जैसे गोपाल इज लायबल टू सुंदर सिंस ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ पार्टनर करके। अरे आपको यहाँ पे समझ रहे हैं क्या बात को, आपको यहाँ पे माधव के बारे में अलग से कंक्लूजन डालना था, अब एक इसमें डाल दिया तो उस चक्कर में गड़बड़ हो गई। पर यहाँ पे आपको मतलब अलग से डिटेल में डालना पड़ता कि वो माधव के टुवर्ड्स लायबल नहीं होता था, अमाउंट ऑफ लोन के टुवर्ड्स। बराबर है क्या? यस। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। सर कुछ कुछ चीजें इन्होंने डाली है प्रोविजन के अंदर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड सच पार्टनर एग्रीड टू बी लायबल, नहीं है तो जीरो ही है। फैक्ट ऑफ द केस भी नहीं, और ये भी गड़बड़ कर दिया इसलिए जीरो नंबर यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे आ जाएंगे। सर देखो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बारे में बताया है, यहाँ पे डिफाइन किया अच्छे से, तो 1.5 नंबर इन्होंने दिया है। और फिर यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन डाला है। अब कंक्लूजन के अंदर भी इनको एक नंबर मिला है क्या? यस सर, अगेन एक ही जगह, समझना बात को, अगेन एक ही कंक्लूजन। माधव को बेटा शेट नहीं रहे, माधव को इज्जत नहीं दे रहे बेटा ये लोग, यहाँ पे सिर्फ सुंदर के बारे में बात कर रहे हैं, माधव के भी तो बारे में बात करो, इसलिए यहाँ पे एक ही नंबर मिला, दूसरा नहीं दिया गया। 2.5 मार्क्स मिले बट स्टिल गुड। अब देखो अगला, फिर देखो सर यहाँ पे ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यहाँ पे अमर एग्री करता है कि एग्जिस्टिंग डेट्स और वो सब चीजों के लिए लायबल रहूंगा, और कुछ कुछ बोला गया था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बाद में करेक्शन भी करवाया था कि क्योंकि क्रेडिटर का एसेट मिसिंग है यहाँ पे, तो उससे उससे मतलब ये चीज बिल्कुल वैलिड बन रही है क्या? नहीं बन रही है। अब देखो थर्ड A2, देखो यहाँ पे क्या बोला गया? द पर्सन एडमिटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, हिज एडमिशन इज नॉट लायबल फॉर डेट ऑफ द फर्म incurred prior on admission if he agrees liable for existing debts of the firm then it is valid। तो आधा नंबर दिया, क्यों? इसलिए आधा दिया क्योंकि इन्होंने लिखे नहीं एग्रीड किसके साथ? पार्टनर्स और क्रेडिटर के साथ, और कंक्लूजन भी फिर आधा दिया क्या? यस सर। तो इसलिए इनको एक, इसलिए समझना बात को, इनको एक ही नंबर मिला होगा इसके अंदर, राइट? यस। तो यहाँ पे दोनों का मिला के इनको एक नंबर मिल गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिला। मेरे हिसाब से 2 मार्क का सवाल था क्या? नहीं 3 मार्क नहीं, हाँ 2 नंबर का सवाल था, बराबर है। तो एक नंबर मिला, जस्टिफाइबल है, ठीक है, इट्स ओके। अब देखो क्या, थर्ड ए का सेकंड के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने डाला है थर्ड नहीं है तो सी का 2 आ गया, तो बी का 1 है, अच्छा वो नहीं डाला, ठीक है। हाँ ये देखो सेकंड, न्यूली एडमिटेड पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म। एक्सेप्शन जब न्यूली एडमिटेड पार्टनर कंसेंट देता है एंड एन एग्रीमेंट लायबल फॉर पास्ट लाइबिलिटीज, तो गलत है कंक्लूजन, मतलब गलत है ये वाली चीजें, इसलिए आधा ही नंबर दिया। अब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अमर विल बी लायबल फाइल्ड बाय क्रेडिटर अगेंस्ट द फर्म एंड ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर रिकवरी। ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट ठीक है, आधा नंबर इंस्टीट्यूट ने दे दिया है क्योंकि स्टेप मार्किंग है, कुछ सही है कुछ गलत है, इसलिए आधा नंबर दे दिया। वैसे नहीं देना चाहिए था, जीरो देना चाहिए था यहाँ पे, पर ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन एक डिसाइड होता है, कभी भी ऐसा अलग अलग कंक्लूजन आप नहीं देखते। फिर सर ये क्या बोला गया था? प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग था बेटा, कि सर डेथ हो गई थी शायद, या मतलब एक पार्टनर छोड़ के चले गया था और उसके बाद भी उसके कैपिटल सेटल किए बिना आप आगे बढ़ा रहे थे, है ना? तो उसके रिगार्डिंग बातचीत की गई है। फाइनल सेटलमेंट पेंडिंग है, तो इंटरेस्ट एट 6% और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। और सर फिर यहाँ पे बोला गया कि 1 लाख का प्रॉफिट, या यहाँ पे ये चीज गड़बड़ कर दी, ये चीज गड़बड़ कर दी। देखो क्या था, एक तो 6% के हिसाब से 1,20,000 या 1 लाख आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो? 1 लाख आ रहा है प्रॉफिट, और 6% के हिसाब से 1 लाख। अब उसका ऑप्शन है, अब ऑप्शन है तो ऑप्शन है तो कितना मिल सकता है? 1,20,000 मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। इन्होंने आई थिंक सो वहां पे गड़बड़ कर दी, और 3 लाख पता नहीं कहां से लाए, मैं समझ नहीं पाया, पर ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा, इसलिए इनको कितना मिला? एक ही नंबर मिला। कितना मिला बोलो? एक ही। मार्क्स कितने थे इसके अंदर? 2 थे, फिर भी एक दे दिए भाई, कंक्लूजन गलत करने पर, बड़ी बात है ना? आओ अगला, ये नहीं किया इन्होंने सॉल्व, ये रहा इनका रिटायरिंग पार्टनर पब्लिक नोटिस, और ये सब चीजें हुआ। फिर 10% ऑफ शेयर ऑफ 200, तो 31 मार्च के ऊपर। और इनको भाई साहब ये 20 लाख कहाँ से आए मैं समझ नहीं पाया, तो आधा नंबर फिर भी इनको दिया है, और यहाँ पे आधा नंबर यानी कि एक नंबर ये भी लेके गए। क्या बात है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। बहुत नहीं नहीं, आधा ही मिला इनको, बराबर है, सही बात है, आधा बहुत है, जीरो मिलना चाहिए, आधा बहुत है, ठीक है। यस, तो बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए नंबर सही मायने में, तो क्योंकि ये भी अनाप शनाप कुछ भी लिख के रखा है 6% और प्रॉफिट वॉफिट के बारे में तो कुछ डाला ही नहीं बेटा, और इधर भी कुछ तो भी अल्टा बल्टा कैलकुलेशन करके रखा है। मैंने जब अपना आंसर डिस्कस किया था, मैंने बाकायदा बताया था क्या, कि 200 लाख की तो वो 20 लाख हुआ, और फिर बाकी जो
आप समझ रहे बात को? बाकी समय भी तो प्रॉफिट कमाया ना बेटा, वो भी अपन लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल मांगेंगे। 10 लाख का 10% अपन मांगेंगे ना, तो 1 लाख रुपए ही होता है ना उसका। देखो वो 20 लाख तो आपको मिलने ही वाला है यार, वो तो आपके हिस्से का है, पर बात हो रही है आगे के इसकी फर्दर प्रॉफिट्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को समझ में एक चीज आ रही है, और वो क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन भी करना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखो। पॉइंट आप ये पेपर देखोगे ना 65 वाला, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है भैया, एक्स्ट्रा की बगरबाजी नहीं। इसके अलावा अंडरलाइन भी किया है, सब कुछ एकदम बढ़िया से करते हुए चला है, तो मार्क्स मिले हैं क्या? डेफिनेटली मिले हैं, ठीक है। यही चीज आपको बताई जाती है बेटा क्लासेस के दरमियान भी, यही चीज हम लोग आपको रेगुलरली क्लासेस के अंदर बताते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए bit.ly/IG सर लाइव, मैं आपको लिख के बताऊंगा क्या लिंक का नाम है, वहां पे जाना। सीए फाउंडेशन लॉ में आप जाना, आपके लिए पूरे रिवीजन लेक्चर्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइटिंग प्रैक्टिस, एमटीपी डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, लाइव टेस्ट, सारे मैंने एक जगह कंपाइल करके आप लोगों के लिए फ्री रिसोर्सेज के टैब में डाल दिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसकी लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है लॉ के अंदर, मतलब आपको ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है लॉ हो क्या रहा है, कंसेप्ट क्या है, कैसे लिखना है, क्या करना है, ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ultimateca.com के ऊपर, क्या कहा मैंने बोलो, ultimateca.com के ऊपर हम लोगों ने आपके लिए क्या कर रखा है, मैंने आप लोगों के लिए, अभी मेरा चल रहा है बेटा एक फास्ट ट्रैक बैच सीए फाउंडेशन का। सीए फाउंडेशन के टैब में जाइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट ट्रैक लेक्चर्स। फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में लाइव लेक्चर को क्लिक कर दीजिएगा, रिकॉर्डेड 100% अनलिमिटेड बैकअप मिलता है आपको, पर लाइव लेक्चर चुन लीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी विद बुक्स, 7 से 8 दिनों में, वर्किंग डेज मतलब लगभग आप 10 दिन समझ लीजिए, 10 दिन के अंदर आपको किताब मिल जाती है आपके घर के अंदर, ठीक है। लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट कर देना, देखो यहाँ पे डेमो लेक्चर है, आप इसके ऊपर क्लिक करना और लेक्चर 1 से स्टार्ट कर देना। कंपनीज एक्ट आपका फिनिश हो जाना चाहिए आपकी किताब आने तक, और उसके बाद फिर किताब से पढ़ना चालू कर देना फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में, बराबर है क्या? यस। तो ये एकदम जबरदस्त बैच है, जिसको लॉ की कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो अपना अपकमिंग अटेम्प्ट 2 महीने के अंदर, 90 घंटे के अंदर पूरे लॉ को कवर करवा रहा हूं मैं, चार्ट बुक क्वेश्चन बैंक की मदद से, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस है, चार्ट बुक से पढ़ा रहा हूं, सब कुछ एकदम बढ़िया से, बहुत ही कंसेप्चुअल मैनर में वो क्लास चल रहा है। तो आप डेफिनेटली इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, इसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि क्या ये वीडियो से आपको फायदा मिला है, और अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना यार, आपका एक शेयर उनका अटेम्प्ट बचा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।